राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि तनु की मुलाकात जब हकीम अली कबीर से होती है तो अनायास ही पाकिस्तान का जिक्र छिड़ जाता है और हकीम साहब कहते हैं कि वे वोट तो मुस्लिम लीग को ही देंगे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का क्या होगा ये खबर किसी को नहीं होती है। यहां तक कि तनु भी यही कहता है कि पाकिस्तान का क्या होगा इस बात के बारे में तो शायद जिन्ना भी ना जानते हों। वहीं दूसरी ओर गांव में इस बात का जिक्र हो रहा होता है कि कब तक शिया मुसलमान जो है वो सुन्नी मुसलमानों की मस्जिद में जाकर सजदा करते रहेंगे, उनकी अपनी एक मस्जिद होनी चाहिए और इसके लिए उत्तर पट्टी और दक्षिण पट्टी के सिर्फ सैयद परिवारों से पैसा इकट्ठा करके एक कॉमन मस्जिद बनाई जानी चाहिए। एपिसोड हमने यहीं खत्म किया था, एक दो लाइन पीछे से पढ़ूंगी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। एक मस्जिद बनवाने का इरादा है भाई, शब्बार मियां ने कहा। नमाजों पढ़े वाला है कोई कि मस्जिद बिना बड़ा नुकसान हो रहा। अब्बू मियां बोले। ए अब्बू, अकबरी भी चमकी। अब तू मस्जिदों बनाए कि मुखालवत करे लग गयो भैया। नहीं बुबू, अब्बू मियां बोले, हम तो एहतियातियन पूछ लिया। बेचरागी मस्जिद से तो यह अच्छा कि मस्जिद न रहे। घरे में देख लीजिए, शम्मू, गिग्गो, मुनिस, मासूम, मद्दू, तन्नू, मासा अल्लाह से इतने लड़के हैं, कौनों को नमाज पढ़े का शौक है? उन्होंने सवाल किया। तो आखिर मस्जिदिया के वास्ते बनी है? का जिन्नात लोगन के वास्ते? मगर अब्बू मियां की मुखालफत के बावजूद 11 मुहर्रम को अंजुमन हुसैनिया के जलसे में एक मस्जिद की तामीर को तजवीज मंजूर हो गई। यह भी मंजूर हो गया कि उसकी तामीर में सिर्फ गंगौली के मोमिनीन का पैसा लगाया जाएगा, कोई आम चंदा नहीं किया जाएगा। सादात की जगह मोमिनीन ने इसलिए ले ली कि सुजन और उब्बाद ने कहा कि क्या वे सुन्नियों की ही मस्जिद में नमाज पढ़ते रहेंगे। चुनाचे सादात ने उनकी बात तस्लीम करके तामीर मस्जिद में उन्हें भी शरीक कर लिया। सुजन ने 4 रुपए नकद दिए और 20 रुपए का वायदा किया। उब्बाद ने 1 रुपया नकद दिया और 5 रुपए का वायदा किया। तनु ने 6 रुपए नकद देकर 111 रुपयों का वायदा किया और यूं कुल मिलाकर 11 रुपए नकद और 321 रुपए 12 आने की जबानी वसूली हुई। मोमिनीन ने हर वायदे पर बेआवाज़े बुलंद दुरूद पढ़ा। चूंकि मौलवी बेदार अकेले मौलवी थे इसलिए उन्होंने ही पहला फावड़ा चलाया। 12 मुहर्रम को हस्बे दस्तूरे कदीम गंगौली वीरान हो गई। गाजीपुर के काफिले पहले रवाना हुए। सईदा ने तनु से पूछा, तनु भाई खत लिखेगा ना? हाँ, तनु ने कहा, दिल्ली जाते वक्त अलीगढ़ में रुकूंगा भी। सईदा खुश हो गई और चली गई। तनु उदास हो गया और अपने दरवाजे पर वापस आ गया। मगर दरवाजे पर क्या रखा था? सहदरे की दीवारों में कोई तस्वीर नहीं थी। फर्श उठ चुका था, मिंबर हटाया जा चुका था, 2-3 पलंग पड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद मुहर्रम के बाद गंगौली में रुककर उसने गलती की है, उसे भी सबके साथ चले जाना चाहिए था। वह एक पलंग पर लेटकर सईदा के बारे में सोचने लगा और यह सोचकर उसकी उदासी और बढ़ गई कि सलमा से उसकी निस्बत तय हो चुकी है। मगर क्यों हो चुकी है? उसने सवाल किया। अगर मैं लड़ाई में काम आ जाता तो क्या फुस्सू मियां सलमा को जिंदगी भर कंवारी रखते? तो फिर सलमा से मैं क्यों शादी करूं? सईदा खत लिखेगी कि नहीं? सख्त शरीर है वह सुअर। क्या कर रही हो बेटा? अब्बू मियां आ गए। वह जल्दी से उठकर बैठ गया। सिगरेट को पट्टी से रगड़कर उसने नीचे गिरा दिया। जी कुछ नहीं, वह खड़ा हो गया। ऐसे ही जरा लेट गया था। मुहर्रम के बाद कैसा सन्नाटा हो जाता है। हाँ बेटा, अब्बू मियां बैठ गए। ये दोनों पट्टियां तो मुहर्रम से आबाद हैं, मगर उधर इमामे गए और इधर घर भाई भाई करे लगे। वह रोने लगे। ए हम्माद, आंसू पहुंचकर उन्होंने हाँक लगाई। जी। हम्माद ने अपने कमरे से झांक कर जवाब दिया, तनी हुक्का भिजवाओ भाई, ले आ रहे हैं। सुन रहे कि शब्बू मरहूम तोरे निस्बत लगा दिए हैं? अब्बू मियां ने लेटते हुए कहा। जी हाँ, और ई बात मरहूम ऐसे वक्तहीन कि सिवाय फुस्सू के कोई ना रहा उनके पास। जी। तनु चौंक पड़ा। और का बेटा, खुदा का शुक्र है कि फुस्सू रही, नहीं था उनकी आखिरी ख्वाहिश तुम्हें कैसे मालूम होती? आप कहना क्या चाहते हैं दादा? तनु ने पूछा। तुम उसको मजबूर क्यों कर रहे हो? हम्माद ने दालान में कदम रखते हुए कहा। अरे भाई, अगर शब्बू भाई मरहूम की यही ख्वाहिश होती तो क्या वे कभी इसका जिक्र ना करते? मगर दादा, अगर मगर का कर रहे हो बेटा? अब्बू मियां बोले। तुम अब माशाअल्लाह से मेजर हो गए हो, सभी लोग चाहेंगे कि तू ही से अपनी बिटिया ब्याह दें। तनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस निस्बत पर क्या हुआ साहब? हम्माद ने पूछा। भाई, अब की हम फैसला ना किया, अब्बू मियां ने कहा।
हम में फुस्सू की तरह कोनो जल्दी ना है, न हमरी लड़की में कोनो खराबी है। ई ठीक है कि लड़कावा इंजीनियर है, बाकी ऊ जरा कम शक्ल है। दूसरके की शकल अच्छी है, बाकी तनख्वाह भर की आमदनी है। 400 तनख्वाह तो कोनो बुरी ना होती, बाकी इंजीनियर फिर इंजीनियर है। तन्नू के दिल की धड़कने की रफ्तार मामूल पर आ गई। वे फिर उदास हो गया। अलीगढ़ में तो हिंदुस्तान भर की लड़कियां आती रहे पड़े, तब घर जाके सब कहती, और सईदा माशाअल्लाह से हजारों में एक है। मैं तो कहता हूं शक्ल को छोड़िए, असल चीज आमदनी है। अल्लाह का नाम लेकर उसी इंजीनियर वाला रिश्ता कबूल कर लीजिए। इस्तिखारा दिखलवा के कबूल करेंगे। तो यहाँ इस्तिखारा को नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, वो मैं पढ़ रही हूं। शिया मुसलमानों में तस्बीह द्वारा अल्लाह से राय ली जाती है, और अगर दोनों के लिए इस्तिखारा मना हो गया तो? तनु ने पूछा, लियो कौनो जबरदस्ती है कि दोनों के वास्ते मना हो जाई हैं? अब्बू मियाँ बोले, यही मारे हम मौलवी बेदार से ना दिखलवा रहे, हम ता भैया नसीरुल मिल्लत से दिखलाएंगे इस्तिखारा। मौलवी बेदार जाने इस्तिखारा देखना का होता है। उनकी बुजुर्गी का ख्याल करके मैं चुप हो गया, वरना काम तो उन्होंने ऐसा किया था कि। तनु अंदर चला गया। गोरी बी की खिलवत में सन्नाटा था, क्योंकि वह तो मुहर्रम में भी नहीं आई थी। मिकदाद की खिलवत से उसने बच्ची के रोने और सैफुनिया के बहलाने की आवाजें सुनी। शरीफे के पेड़ पर अब भी बहुत से फल मौजूद थे, लेकिन उसने कोई फल नहीं तोड़ा। वह सरकारी जनान खाने में चला गया। वहां क्या था, हर तरफ एक तकलीफ दे सन्नाटा था। हैंड पाइप के हैंडल पर बैठा हुआ एक कौवा अपने पर तौल रहा था। वह जनाने इमाम बाड़े से होता हुआ सिप्टू मियाँ के जनान खाने में चला गया। वहां भी सन्नाटा था। खिड़की खुली हुई थी और अब्बू मियाँ के घर से आवाजें आ रही थी। सलमा की शादी की बातें हो रही थी। अब्बू मियाँ की बीवी किसी और बीवी को समझा रही थी कि कैसी वसीयत और कैसे भाई मरहूम। ऊ मरने वाला बेचारा तो मर गया, अब ऊ आई है ते बताई है कि ऊ मरते मरते फुस्सू के कान में भुन से का वसीयत कर गवा रहे। अरे कैसी वसीयत, रिश्ता ना मिलता रहा, अच्छा लड़का देखी झट से वसीयत गढ़ लीन। सब जगह मतलब गंगौली में यही चर्चा थी कि फुस्सू मियाँ ने झूठ मूठ की वसीयत जो है गढ़ ली। वह अब्बू मियाँ के जनान खाने में जाकर उस आंगन और उस दालान और उन कमरों में सांस लेना चाहता था जो थोड़ी देर पहले तक सईदा के वजूद की खुशबू में बसे हुए थे। मगर सईदा की माँ की आवाज ने जैसे खिड़की का दरवाजा धड़ से बंद कर दिया। वह सिप्तू मियाँ के बिना जनान खाने के आंगन में एक बुझी हुई मोमबत्ती की तरह खड़ा रह गया। क्या ये सच है कि अब्बा ने वसीयत नहीं की? अगर न की हो तो कम से कम यह तो हो ही सकता है कि सईदा के लिए उसका पयाम जाए और अब्बू मियाँ इनकार कर दें। मतलब एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। इनकार का वह खत पढ़कर इत्मीनान हो जाएगा कि सईदा एक परछाई है जिसको छूना भी दुश्वार है और न छूना भी मुहाल। उसे अपना यह इश्क बहुत अजीब मालूम हुआ। चंद दिनों पहले तक उसे सिर्फ यह मालूम था कि सईदा से वह इश्क करता है, उसके ख्वाब देखना चाहता है और उसे हासिल करना चाहता है। ये घरेलू इश्क कितने अजीब होते हैं, इतने सादा और बरजस्ता होते हैं ये इश्क कि इन पर यकीन नहीं आता। उसने सईदा के गुर्बत के एक एक लम्हे को याद किया, मगर वह किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। अभी उसका लम्स कहता कि ठीक है और कभी उसकी बेतकल्लुफी कहती कि ठीक नहीं है। सईदा तन्हाई और मजमे में कोई फर्क नहीं करती थी। इस वीरान आंगन में सईदा के ख्याल ने उसे पसपा कर दिया। वह 13-14 साल के फर्क को भूल गया और उसने अपने दिल को समझा लिया कि अब्बा ने कोई वसीयत नहीं की थी। ए भाई, तुम आंगनवा में बैठ के क्या कर रहे हो? अब्बू मियाँ की बीवी ने खिड़की से झांक कर कहा। आपकी हाँ आते रहे कि सर चकरा गया। वह सफेद झूठ बोला, मगर क्या वह वाकई झूठ बोल रहा था? खुदा रहम करे, क्या बात है बेटा? वह घबरा गई। कुछ नहीं दादी, वह मुस्कुराकर खड़ा हो गया। बहुत जख्म खाए हैं, कमजोर हो गया हूं। आओ जल्दी से तनी लेट जाओ। नहीं दादी, अच्छा बने की जरूरत ना है। वह उसे अपने घर घसीट ले गई। उन्होंने उसे पहले पलंग पर लिटा दिया। वह उस बिस्तर को पहचान गया। सईदा इसी बिस्तर पर सोया करती थी। तोशक से टूटा हुआ एक सियाह रेशमी बाल लिपटा हुआ था। उसने वह बाल उठा लिया। वह बाल से खेलने लगा। एक तो बात पूछे दादी? पूछो बेटा, का अब्बा मरहूम वाकई वसीयत किहिन रहा? अब्बू मियाँ की बीवी अपनी साफ गोई के लिए मशहूर थी, लेकिन शायद वह इस सवाल के लिए तैयार न थी, इसलिए फौरन जवाब न दे सकी।
पान लगाने लगी। एक गिलौरी तनु के मुंह में डालकर एक छोटे से पान के पत्ते पर उन्होंने बीड़ा बनाना शुरू किया। आपने बताया नहीं, अब मैं कहाँ बताऊं, का मालूम कहीं ने हो। यह तो हो सकता है कि ना कहीं ने हो, तनु ने कहा। होए को का नहीं हो सकता, बाकी वे रुक गई। कहीं हो चाहे नहीं कहीं हो, आखिर तू कोई से तब ब्याह करबे करी हो, तो सलमा में खुदा ना ख्वास्ता कौनो बुराई तो है ना। बुराई तो नहीं है दादी, मगर मैं ही क्यों करूं। ए बेटा, जौन तू अब इनकार किया तो बड़ी बदनामी हुई है, और फुस्सू को अब ही खचियां भर लड़कियन का ब्याह करी के है। गांव की हर कंवारी लड़की से तो मैं ब्याह नहीं कर सकता। मुनि से ये कर दें, शम्मू से कर दें, गिग्गे से कर दें, तोहरियो बात ई लोगन के वास्ते फुसुए की लड़की रह गई का। तो क्या, वह चुप हो गया। अब ही माशा अल्लाह से बशीरो जिंदा है, और खुदा वजीर शब्बर और सिप्तू भाई को जिंदा रखे, फुस्सू कहकर वसीयतनामा पेश करें। मैं नहीं करूंगा ये शादी। वह उठा और अब्बू मियाँ की बीवी के जवाब का इंतजार किए बिना निकल गया। फुस्सू मियाँ के यहाँ जाने का जी नहीं चाहा। उसने रब्बन भी सकीना और फुस्सू मियाँ की खातिर बहुत अजीब लगती थी। वह जाता तो घर में भूचाल आ जाता, मतलब उसकी तीमारदारी जो है एक दामाद के रूप में वो लोग करने लगते थे। सलमा झट से बावर्ची खाने में घुस जाती। एक बार तो जब उसे भागने की कोई जगह नहीं मिली तो पखाना ही करीब नजर आया तो बिना लोटा लिए झट से पखाने में चले गए। तनु हंस दिया। फिर फुस्सू मियाँ के तमाम लड़कियों ने उसे घेर लिया, और रब्बन भी और सकीना ने लड़कियों को डांट डांट कर कोस कोस कर अलग किया। दो एक बार तो उसने इस घरेलू तकल्लुफ का लुत्फ लिया, मगर फिर ऊब गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वे आए तो लेटे हुए फुस्सू मियाँ उठकर बैठ जाएं। वह तो चाहता था कि हमेशा की तरह वे जाए और रब्बन भी की चारपाई पर लेट जाए और उन्हें अपने बाजुओं में दबाए और वे हंसने लगे और उसे कोसने लगे, मगर रब्बन भी ये नहीं कर सकती थी। ख्याल फिर सईदा का आ गया, और फिर उसने महसूस किया कि उसके दिल पर कोई भारी बोझ है। वे गर्दन झुकाए हुए सिप्तू मियाँ के दरवाजे से बाहर निकला और नूरुद्दीन शहीद की मजार की तरफ चला गया। लेकिन अब्बू मियाँ की बीवी के लिए तनु के इनकार को चुपचाप पी जाना आसान नहीं था। ये सब एक खानदान के लोग थे, लेकिन एक दूसरे की परेशानियों में शरीक होने के बावजूद थोड़ी सी लज्जत भी हासिल करते थे। ये तमाम लोग एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत इस कमीनी लज्जत के रास्ते में कभी हायल नहीं हुआ करती थी, कि मतलब एक दूसरे की रिश्तेदारी का ख्याल भी रखते थे। अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि अब्बू मियाँ की बीवी जो है वो उसको बोलती हैं कि सलमा से शादी करने में क्या बुराई है, लेकिन अब वो इसका मजा भी लेना चाहती हैं, लुत्फ उठाना चाहती हैं कि उसने इनकार कर दिया है तो बात का बतंगड़ किस तरह बने। और फिर सईदा के अलीगढ़ जाने पर सबसे ज्यादा जो नाक चढ़ी थी वह रब्बन बी की ही चढ़ी थी, इसलिए वे झप से पान खाकर खिड़की के जरिए फुस्सू मियाँ के घर गई, कि मतलब उनकी बेटी में कमी निकालते थे और नाकों सिकोड़ते थे। तो अब इनका मौका है अब्बू मियाँ की बीवी का कि जाकर जो है उनको चिढ़ाएं कि देखो तुम्हारी बेटी के लिए भी मना कर दिया गया। आदाब ममानी, फुस्सू मियाँ ने कहा। जीते रहो बेटा। अब्बू मियाँ की बीवी फुस्सू मियाँ को दुआ देकर रब्बन बी की चारपाई की पायती बैठ गई। सकीना पान लगाने लगी। मुहर्रम के बाद था गंगौली की वीरानी से जी डरे लगता है। और का बहिनी, रब्बन बी ने कहा, खुदा आए वालन को जिंदा रखे। सल्लू के निकाह की कोनो तारीख पड़ी कि नहीं? अभी तो मुहर्रम खत्म भया है, तारीख कैसे पड़ जाई हैं? 9 रबील उल बन के बादे ना बात निकली हैं, तो ये 9 रबील उल बन को जो है नीचे फुटनोट में दिया हुआ है रबी उल अव्वल, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ये है। एक महीने का अरबी नाम, मुहर्रम के बाद दूसरा महीना है। शिया रबी उल अव्वल की नवी से पहले खुशी का कोई काम नहीं करते। रब्बन भी बोली, मैं तो सोचत रही हूं कि रजब के चांद में ब्याह हुई माशा अल्लाह से। परसों एक तो तारीख है। फुस्सू मियाँ बोले, गाजीपुर जइबे करेंगे तो भैया से बातचीत कर लेंगे, बाकी तनुओं से पूछ लिए हो कि ना? अब्बू मियाँ की बीवी बोली, तनु से पूछे की का जरूरत है? रब्बन बी ने चमक कर कहा, अशराफ में ता लड़के लड़कियां से पूछे का रिवाज अब ही ना भवा। आप तो जरा सी बात पर लगती हैं चंचनाए। अब्बू मियाँ की बीवी ने कहा, तनु अब ही मुझसे कह के गए हैं कि हम वसीयत ओसियत ना मनते। का मालूम वसीयत ओसियत है कि ना, हम ना करेंगे।
कहा तन्नू कहीन है ई, सकीना ने कहा। और नहीं तका, हम अपने जी से गढ़ लिया। अब्बू मियाँ की बीवी हत्थे से उखड़ गई। लियो, मैं तो हमदर्दी में दौड़ी दौड़ी आई हूं कि बता दे हूं। यहाँ जिरा होए लगी। वे बड़बड़ाती हुई चली गई। उनके जाने के बाद आंगन में सन्नाटा छा गया, मतलब आग लगा के चलती बनी। अब वो मजा ले रहे हैं कि मेरी बेटी की सब लोग बुराई करते हैं, अब देखो तुम्हारी बेटी का नंबर है। फुस्सू मियाँ जले हुए हुक्के के कश लगाने लगे। रब्बन भी लेट गई, मगर फिर फौरन से उठ बैठी। बोली, मो को तनु से ये उम्मीद ना रही, हम लोगन की किस्मतें फूटी है अम्मा। फुस्सू मियाँ ने कहा, नहीं तय कहा ई होता कि हम्माद की बिटियन की शादी हो जाती और सल्लो बैठी रह जाती। किस्मतें फूटे तोरे दुश्मन की। रब्बन भी बिजली की तरह चमकी। बड़े आए किस्मत फोड़ने वाले, दुनिया में तनु के अलावा इक्को लड़कवा ना है का? ना करी है तब मत करी है। उसकी वर्दी पेटी मोरी जूती की नोक पर। अरे हम तो मरहूम की वसीयत का सुन के चुप लगा गए। बाकी जब उन्हें माटी मिले को अपने बाप की वसीयत का ख्याल नहीं, तो हमें कौन मजबूरी है? हमें सल्लो के वास्ते का कोई बर ना मिली है का? खुदा ना ख्वास्ता लड़कन का ऐसा कालो ना पड़ गवा है, मतलब लड़कों का भी अकाल नहीं पड़ा है। और ई अब्बू की दुल्हन आई रही हमरा मजाक उड़ाए का सही दम ब्याह ना करी का? अब ई सब करे का फायदा? आपकी जबनिया से तना हम बिल्कुल आजिज आ गए हैं। फुस्सू मियाँ बोले, अब मजली ममानी और सईदा आपका का बिगाड़न है? आते चुप रहो। तो हमारी लड़की का बुरा चाहिए, ओकी बुराई ओकी लड़की के सामने आई हैं। उन्होंने दोनों हाथ बद्दुआ के लिए बुलंद किए। हे मौला मुश्किल कुशा, हम आपे के भरोसा करके सबर कर रहे हैं। बात शायद आगे ना बढ़ती, लेकिन खिड़की खुली हुई थी और अब्बू मियाँ की बीवी पट के पीछे मौजूद थी। रब्बन बी ने जो बद्दुआ के लिए हाथ उठाया तो वे चमक कर सामने आ गए। अरे हमारी लड़की को कोई का कही है, जूती से जबनिया ना काट लेंगे। तो मतलब रब्बन बी की बात सुनने के लिए अब्बू मियाँ की बीवी जो है वो चुपचाप खड़ी हुई थी कि कुछ ना कुछ तो ये कहेगी और बात को हम आगे बढ़ाएंगे। तय हमारी जबान काट में। रब्बन भी बद्दुआ करना भूल गई। हम आपको ना कही रहे, बाकी कोई हमारी लड़की को कुछ कही है तो हम चुप ना रही सकते। ई गांव वाले ओ की पढ़ाई लिखाई से जलते हैं बूबू। सभे को ई जलन है कि कोई की लड़की तो ना पढ़िस तो सईदा कैसे पढ़ लिहिन। ना ही दुल्हन और पढ़ाऊ, वो तो नौकरी करी है क्रिस्टानन की तरह। नौकरी करे ओके दुश्मन, और दुश्मन तो हम ही लोग हैं ना। रब्बन बी ने दांत चबाकर कहा, बाकी हमारी लड़की न अंग्रेजी पढ़े, काले कोस गई, मतलब कॉलेज गई, न ऊ कोई को नौकरी करी है। ए अम्मा आप पे चुप हो जाइए, फुस्सू ने बड़ी बेचारगी से कहा। तू तो अम्मा को ऐसा चुप करा रही हो? अब्बू मियाँ की बीवी चमकी, जैसे हम ही सबक रहे हैं और ऊ तिलावत कर रही। अरे बेटी के बर न जुड़ी हैं, रहा तो मैं का करूं? कौनो मैं तन्नू से उसकी लड़की से ब्याह तो ना रही हूं। तोरी लड़की एक काबिलो है ना कि कौनो शरीफ के घर ओ का ब्याह होए। रब्बन बी ने कहा, अंग्रेजी पढ़ा रही हूं तब कौनो अंग्रेजी से ओ का ब्याह भी कर दी हो। देखिए बूबू, हमरे सद्दों को कुछ कहिएगा तो ठीक ना हुई है। अब्बू मियाँ की बीवी थर थर कांपने लगी। तो मतलब औरतों के बीच में जो क्या बोलते हैं, शब्दों का आदान प्रदान होता है, वो उसकी चुहल है। ये का करी हो तुम? वो जबान सड़ जाई है, ओ मोरी लड़की को कुछ कही है। जबान सड़े तोरी। रब्बू बी ने मिसरे पर मिसरा लगाया। अब्बू मियाँ की बीवी ने तड़ से खिड़की बंद कर ली और जंजीर चढ़ा दी। ये खिड़कियां जो एक मकान से दूसरे मकान को मिलाती हैं, साल में 1-2 बार जरूर बंद कर दी जाती हैं और फिर कुछ दिनों बाद बिना बीच बचाव के खुल जाती हैं। फुस्सू मियाँ जानते थे कि इस तूतू मैमे का नतीजा यही हुआ कि खिड़की बंद हो जाएगी। चुनाचे जब खिड़की बंद हुई तो उन्होंने इत्मीनान की सांस ली। रब्बन भी काफी देर तक बड़बड़ाती रही। थोड़ी ही देर बाद कुबरा आ गई और फिर उम्मे हबीबा भी आ गई। इक्का दुक्का करके उत्तर पट्टी की बीवियों की डोलियां भी आने लगी। तब रब्बन बी का माथा ठनका। उन्हें यकीन हो गया कि तन्नू के इनकार की खबर सारे गांव में फैल चुकी है। तमाम बीवियों ने एक जबान होकर तन्नू की बुराई शुरू की। अपने मरहूम बाप की वसीयत का ख्याल करना चाहिए था उसे। लगी हुई निस्बत का टूट जाना यूं अच्छा भी नहीं होता। किसी की जबान को तो पकड़ी नहीं जा सकती, मगर ये तमाम बीवियां एक हद तक दिल ही दिल में खुश भी हो रही थीं कि ये बदनामी उनकी लड़कियों के हिस्से में नहीं आई। अलबत्ता सलमा से ये पूछने की जरूरत किसी ने महसूस नहीं करी कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है।
सलमा तमाम शरीफ लड़कियों की तरह एक निहायत ही सीधी सादी और बेवकूफ सी लड़की थी। वैसे फूहड़ नहीं थी। उसे क्रोशे की बेल भी बनानी आती थी। वह तकिए का गिलाफ भी काट सकती थी। घर में पलंग की तमाम चादरें उसी की काढ़ी हुई थी। खाना पकाने में उसका जवाब नहीं था, क्योंकि रबन भी और सकीना ने बावर्ची खाने का सारा ज्ञान उसे घोलकर पिला दिया था। वे फटाफट उर्दू पढ़ सकती थी। हद तो यह कि वे टूटी फूटी उर्दू भी लिख सकती थी। चुनाचे जब वह तनहा होती तो अपने बारे में सोचती और अपने लड़के लड़कियों के देहाती नाम न रखती, बल्कि वह इस किस्म के नाम रखती जो उन कहानियों में रखे जाते हैं जिन्हें उसने गाजीपुर में मासूम के कमरे में रखे हुए रिसालों में पढ़ा था। तो लड़कियों के जब रिश्ते होने लगते हैं, लड़कियां जवान होने लगती हैं, तो इस तरह का जिक्र है कि वो अपने मन ही मन जो है किसी को पति मानकर आगे गृहस्थी के बारे में सोचने लगती हैं। नाजिश, ताबंदा, ताज, नीलो, सलमा अहमदी अकबरी सरवरी किस्म के नाम न रखने का फैसला वे कर चुकी थी। फिर जब उसकी और तन्नू की शादी की बातचीत शुरू हुई तो वह सोच सोच कर खुश होने लगी कि जब वह अपनी पहली लड़की का नाम सीमा या नाजिश रखेगी तो दद्दा कितना बमकेंगी। नौज, ई कोई नाम है। पर अब तन्नू के एक लफ्ज ने उसे ख्वाबों की तिलस्मी सरजमी से दूर फेंक दिया था। उसने रब्बन भी और अब्बू मियाँ की बीवी की सारी बातें बावर्ची खाने में सुनी थी। उस वक्त वे चपातियां बेल रही थी। आवाजें उसके वजूद से टकरा रही थी और उसके हाथ मशीन की तरह पटरे पर बेलन चला रहे थे। आटे के पेड़े पर पलेथन डाल रहे थे। तवे पर चपातियां उलट पलट कर रहे थे। फिर वह चौंक पड़ी, क्योंकि रब्बन बी ने उसी को कोसना शुरू कर दिया था। वह हैरान हुई कि अगर तनु भाई ने शादी से इनकार कर दिया तो इसमें उसका क्या कसूर है। हाँ, हमरा कौन कसूर है। जाहिर है कि उसके सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था। तवे की आखिरी चपाती उतारकर उसने रोटी की टोकरी पर पटरा उलट दिया। फिर हाथ धोकर दुपट्टे से पोंछती हुई वह बावर्ची खाने से आंगन में आ गई। रब्बन बी कलमदान संभाले शायद अकबरी बी को खत लिख रही थी। सकीना पलंग पर घिस घिस कर आलू छील रही थी। फुस्सू मियाँ बाहर जा चुके थे। वे चुपके से गलियारे से होती हुई सिप्तू मियाँ के घर की तरफ चली गई। वे जानती थी कि अब्बू मियाँ के यहाँ जाने से इस वक्त मुनासिब ना होगा, मगर वे घर में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वे रोना नहीं चाहती थी। इसलिए वे जवाद मियाँ के घर चली जाना चाहती थी और रहमान बो के साथ बातें करके जी बहलाना चाहती थी। मगर वे जैसे ही सिप्तू मियाँ के दरवाजे से मुड़ी, तन्नू से टकरा गई। बिल्कुल टकरा गई। उसका सिर तन्नू के सीने से टकराया। तन्नू ने उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया। रहमान बो ने खिड़की से देखा कि सल्लो तन्नू के बाजुओं में है। उसने चुपके से खिड़की बंद कर ली, इसलिए वह ये ना देख सकी कि तन्नू ने उसे फौरन अलग कर दिया और फिर सिप्तू मियाँ के मर्दाने की तरफ चला गया। वह तो सीधी जवाद मियाँ के पलंग की तरफ गई, जहां वे लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। वे पाइती बैठ गई और बोली, अब मैं क्या कहूं, कुछ मत कह। जवाद मियाँ ने उसकी बात काट दी। कैसे ना कहूं, ऐसी बतिया देखे हो कि जी चाह रहा कि आंखियां फूट गई होती तो अच्छा होता। का भया, जवाद मियाँ उठकर बैठ गए। तन्नू सल्लो से ब्याहो ना करी हैं तो ओको लिपटबो करी हैं। का बक रही हैं तय? मैं बक ओक ना रही हूं, मैं अपनी आंखें से देखे हूं। वह बोली, ई कयामते के आसार है, नहीं तो ई घर में सब भवा रहा, बाकी ई ना भवा रहा। अब मैं तो ई पूछा चाह रही हूं कि सल्लो का हो गवा। अच्छा, हमसे तो तय कह दिए, बाकी अब जो ई बात फैली तो हम तोरी जबान काट लेंगे। जवाद मियाँ ने कहा, मैं का लुतरी हूं कि कहती फिरी हूं? जब देखो जबान काटे पर दम मदार रहते हो। जवाद मियाँ ने लात मारी। वे पलंग से लुढ़क गए। जवाद मियाँ उसे गालियां देने लगे। वे दरअसल उस पर खफा नहीं थे। उन्हें तन्नू और सल्लो से शिकायत थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी दाश्ता की बात सुननी पड़ी। तो यह भी इनकी ब्याहता नहीं थी, रखी हुई थी, लिविंग अरेंजमेंट, लिविंग पार्टनर। रहमान वो जमीन से उठकर कपड़े की मिट्टी झाड़ती हुई आंगन की तरफ चली गईं। जवाद मियाँ बोले, निकले ना ई बात मुंह से, नहीं तो मुहम्मा झुंसा देंगे। वे बाहर आ गए, जहां उनके बड़े बेटे कमाल उर्फ कम्मो का स्कूल जमा हुआ था। पड़ोस के जुलाहों और दागदार सैयदों और खरे गरीब सैयदों के लड़के लड़कियां दो का पहाड़ा याद करने में मशगूल थे और खुद कम्मो 3 टांग की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था। छोटा भाई फिदा हुसैन उर्फ फिद्दू स्कूल को सख्त नापसंद करता था।
वह अभी अभी खेत में वापस आया था और सामने के एक दर में उंकड़ू बैठकर बीड़ी पी रहा था। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर कम्मो कर क्या रहा था, उसके द्वारा खोला गया स्कूल किस उम्मीद पर उसने खोला था। इन सब चीजों का जिक्र जो है हम अगले एपिसोड में करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए और इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।